तो हम आ चुके हैं यूपीपीएससी 2026 लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज में। तो सीरीज की अगली कड़ी में हम आधुनिक भारत के इतिहास का लेटेस्ट पीवाईक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? प्रथम ब्रिटिश कारखाना मतलब व्यापारिक कारखाना जो है पहला वाला, तो यह हुआ था मसूलीपट्टनम में 1611 में, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। कब हुआ था? 1611 में। ध्यान रखिएगा, यह अस्थायी रूप से स्थापित हुआ था। और इसी के 2 साल बाद 1613 में सूरत में स्थायी रूप से स्थापित हुआ था। तो अगर स्थायी अगर पूछता प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना स्थायी रूप से कहाँ स्थित हुआ था, तो हमारा सूरत हो जाता। ये हुआ था 1613 में। देखिए, इससे पहले 1608 में भी खोलने का प्रयास किया गया था। विलियम हॉकिंस ने सूरत में कारखाना खोलने का प्रयास किया, लेकिन पुर्तगालियों के विरोध और मुगलों की अनुमति न मिलने के कारण वह उस समय सफल नहीं हो सका था। इसलिए फिर मसूलीपट्टनम में 1611 में अस्थायी रूप से वो भी क्या हुआ था, मुगल सम्राट जहांगीर से शाही फरमान प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ये जो मद्रास है, यह 1639 में यहाँ पर स्थापित हुआ था। 1639 में ब्रिटिश कारखाना यहाँ पर स्थापित हुआ। फिर ये जो हुगली है, यहाँ पर हुआ था 1651 में। 1651 में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया पहला कारखाना था हुगली में। तो इन सभी फैक्ट को याद रख रहिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ डिस्क्रिप्शन है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि हैदराबाद का प्रथम निजाम कौन था? ये देखिए, यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 वाले एग्जाम में ये पूछा गया है। यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। तो देखिए, आसफ शाह जो थे ये हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। इनका वास्तविक नाम मीर कमरुद्दीन खान था। इन्होंने 1724 में, कब? 1724 में स्वतंत्र हैदराबाद रियासत की नींव रखी थी। तो आसफ शाह कहाँ है? आसफ शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर सी में हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जा रहा है। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। जो आसफ शाह बहादुर हैं, यह बाद के समय के निजाम थे, निजाम अली खान। इनके समय में ही हैदराबाद ने 1798 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ प्रसिद्ध सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। कब किया था? 1798 में। कौन सी संधि? सहायक संधि। फिर है मोहम्मद शाह। ये उत्तर मुगल काल के सम्राट थे, जिन्होंने इतिहास में रंगीला भी कहा जाता है। इन्हीं के कमजोर शासनकाल में मुगलों का नियंत्रण कमजोर हुआ और हैदराबाद स्वतंत्र हो गया। फिर लास्ट में है नासिर जंग। इनके बारे में बताते हैं। ये पहले निजाम आसफ शाह प्रथम के पुत्र थे। ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, मतलब जो आंसर है, इन्हीं के पुत्र थे नासिर जंग। इनकी मृत्यु के बाद दक्कन में जो उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, उसने एंग्लो फ्रेंच प्रतिद्वंदिता को जन्म दिया, मतलब कि कर्नाटक युद्ध को जन्म दिया था। तो ये था कुछ बेसिक इनके बारे में। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं इसे। एक तरफ संस्थापक या उपाधि का नाम दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मीर कमर उद्दीन खान, इनका कालक्रम था 1724 के आसपास। यह प्रथम निजाम का वास्तविक नाम था। इन्हें औरंगजेब ने चिनक्लीज खान और फरुख सियर ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि दी थी। फिर है मोहम्मद शाह, 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक इनका कालक्रम था। इन्होंने मीर कमीरुद्दीन खान को आसफ जाह की उपाधि दी। इनके ही कमजोर शासनकाल में हैदराबाद स्वतंत्र राज्य बना। फिर है नासिर जंग। इनका टाइम पीरियड 1748 से 1750, लगभग 2 साल। फिर प्रथम निजाम की मृत्यु के बाद इनका और मुजफ्फर जंग के बीच छिड़ा उत्तराधिकार का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण बना था। फिर है निज़ाम अली खान। इनका टाइम पीरियड 1798 ईस्वी के आसपास। इन्होंने लॉर्ड वेलेजिली की सहायक संधि को भारत में सबसे पहले स्वीकार कर उस पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये भी देखिए, यूपीपीएससी आरओ 2023 का जो प्री हुआ था, जो कैंसिल हो चुका, उस एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब यूपीपीएससी पीवाईक्यू है, एकदम लेटेस्ट वाला, नज़दीक में ही पूछा गया है। तो संभावना है कि ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर कर पूछा जा सकता है। तो इसका बेसिक जानते रहिएगा, तो जो ट्विस्ट करेगा तो आप उसको समझने में सक्षम होंगे। पहला कथन है कि 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है।
देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की पराजय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने इस तिथि को आधिकारिक रूप से पंजाब के विलय की घोषणा की थी। तो इसलिए ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जा रहा है। पूछा है कौन सा असत्य है, तो पहला वाला तो सत्य है। फिर दूसरा देखते हैं। महाराजा दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए थे। देखिए, विलय की घोषणा के बाद उसी के साथ ही साथ सिख साम्राज्य का अंत हो गया था और उसके अधीन आने वाले सभी क्षेत्र सीधे तौर पर ब्रिटिश भारत से मिला लिए गए थे। तो इस हिसाब से ये बी वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जा रहा है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है कि दिलीप सिंह को 2,50,000 रुपये वार्षिक पेंशन दे दी गई। तो आपको बता दें कि महाराजा दिलीप सिंह को दी जाने वाली जो पेंशन थी वह 2,50,000 रुपये नहीं बल्कि 4 से 5 लाख रुपए वार्षिक थी, जिसको पाउंड में अगर कैलकुलेट करें तो उस समय 50,000 पाउंड तक थी। यह तय किया गया था 50,000 पाउंड। इसके साथ ही उन्हें और उसकी उनकी माता रानी जिंदल को शिक्षा और निवास के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। तो इस हिसाब से हमारा जो सी वाला स्टेटमेंट है यह गलत हो जा रहा है। 2.5 लाख ना होकर यहाँ पर अगर 4-5 लाख रहता तो सही रहता। तो डी लिखा है उपरोक्त में से कोई नहीं, हालांकि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। पूछा कौन सा असत्य है, तो सी वाला असत्य है। 2.5 लाख की जगह 4.5 लाख, 5 लाख या 4 से 5 लाख लिखता तो सही रहता। तो सी वाला इसका आंसर सही हो जा रहा है। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसी से रिलेटेड। एक तरफ घटना और संधि का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ वर्ष और तीसरी तरफ मुख्य तथ्य इसी से रिलेटेड। पहला है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि काफ़ी फेमस है हिस्ट्री में। यह 1846 ईस्वी को हुई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुई थी, जिसके तहत महाराजा दिलीप सिंह को शासन और रानी जिंदल को संरक्षिका माना गया। फिर है भैरूवाल की संधि। यह हुआ था 1846 मतलब सेम ईयर में ही। इस संधि के जरिए अंग्रेजों ने एक काउंसिल ऑफ रीजेंस बनाई और पंजाब पर अपना वास्तविक नियंत्रण शुरू किया। फिर है चिलियान वाला का युद्ध। चिलियान वाला का युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान लड़ा गया यह एक बेहद भीषण युद्ध था, जिसमें अंग्रेजों की भारी क्षति उठानी पड़ी थी, जिसमें अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ था। फिर है गुजरात का युद्ध 1849 ईस्वी। देखिए सारे डेट लगभग सेम है, 46 फिर 1849। गुजरात का युद्ध जो 1849 ईस्वी को हुआ था, इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ गन्स, जिसमें चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिख सेना पूरी तरह पराजित हुई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरहान उल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। दो कथन दिया हुआ है, पूछा है कौन सा सही है। पहला है अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सआदत खान था। देखिए सआदत खान जो है इसको 1722 ईस्वी में मुगल सम्राट द्वारा अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इन्होंने धीरे धीरे शाही नियंत्रण से मुक्त होकर अवध में एक स्वतंत्र और शक्तिशाली स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी। तो इसलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है यह बिल्कुल सही हो जा रहा है। आइए दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। तो बता दें आपको, मुगल दरबार में किंग मेकर के नाम से प्रसिद्ध सैयद बंधुओं कौन कौन था? अब्दुल्ला खान, हुसैन अली खान। इनके वर्चस्व को समाप्त करने के लिए जो गुटी षड्यंत्र रचा गया था, सआदत खान उसमें सक्रिय रूप से शामिल था। इस षड्यंत्र के सफल होने पर उन्हें पुरस्कार स्वरूप अवध की सूबेदारी मिली थी। कहाँ की? अवध की सूबेदारी मिली थी। तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है कि उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था, यह बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो बी वाला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, ये सही हो जा रहा है। यह क्वेश्चन भी देखिए यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 के कैंसिल जो हो चुका एग्जाम उसमें पूछा गया था। मतलब यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू है ये। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं। एक तरफ शासक या घटना का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका टाइम पीरियड और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। पहला है बुरहान उल मुल्क। इसका टाइम पीरियड 1722 से लेकर 1739 ईस्वी तक था। यह शहादत खान की उपाधि थी। इन्होंने अवध में राजस्व सुधार के तहत एक नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था। भूमि बंदोबस्त मतलब जमींदारी व्यवस्था में बदलाव किया गया था। फिर है नादिर शाह का आक्रमण जो हुआ था 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण के दौरान सआदत खान को बंदी बनाया गया था। बाद में भारी हार जाने के दबाव के कारण उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। किसने की थी? नादिर शाह के आक्रमण के बाद सआदत खान ने। फिर है सफदरगंज। सफदरगंज
इसका टाइम पीरियड था 1739 से 1754 ईस्वी तक। ये सआदत खान के दामाद और उत्तराधिकारी थे, जिन्हें मुगल साम्राज्य का वजीर भी नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्हें नवाब वजीर कहा जाने लगा। फिर है सुजाऊ दौला। इनका टाइम पीरियड था 1754 से लेकर 1775 ईस्वी तक। ये सफदर जंग के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? सफदरगंज जंग। अजीब सा नाम है इनका, सफदरगंज जंग। इनके समय में बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764 ईस्वी में जो लड़ा गया था वह हुआ था, और इन्होंने अंग्रेजों के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। किसने की थी? सुजाऊ दौला ने। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विद्रोहों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कोड का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन भी देखिए यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब कि यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। तो हो सकता है आगे किसी अन्य एग्जाम में यूपीपीएससी इसको डायरेक्ट भी पूछ सकता है या घुमा फिरा कर भी पूछ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 1857 के जो विद्रोह हुआ था उससे रिलेटेड स्थानीय विद्रोह जो हुए थे उनका टाइम पीरियड पूछ रहा है, मतलब कि उनका कौन सा कब पहले हुआ, कौन उसके बाद हुआ, कौन उसके बाद हुआ, इस तरीके से अरेंज करके पूछा हुआ है। पहला वाला है मुजफ्फरनगर विद्रोह। यह हुआ था 1857 में ही, करीब जून की बात है, उस समय हुआ था ये, जून 1857 में। कौन? मुजफ्फरनगर विद्रोह। सहारनपुर है सेकंड वाला, यह हुआ था मई में, मई 1857 में। फिर है बागपत का विद्रोह, यह भी जून में हुआ था, लेकिन ये मुजफ्फरनगर विद्रोह के बाद हुआ था। लगभग आधा जून बीत चुका था, तो मिड ऑफ जून में हुआ था ये, और ये शुरुआती में ही हो गया था मुजफ्फरनगर वाला 1857 में। फिर लास्ट में है अलीगढ़ विद्रोह। यह कब हुआ था? यह मई 1857 में। तो सहारनपुर भी मई में हुआ था और अलीगढ़ वाला जो है यह भी मई में ही हुआ था। सहारनपुर पहले हुआ था मई के शुरुआत में ही। तो हमें सबसे पहले दो कहाँ दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में? केवल बी वाले में दिख रहा है, बाकी किसी में दो से शुरुआत नहीं हुआ है। तो बाकी के ऑप्शन इलिमिनेट हो जा रहे हैं। दो के बाद चार सहारनपुर, उसके बाद अलीगढ़ विद्रोह, यह भी मई में हुआ था। दो के बाद चार, फिर मुजफ्फरनगर विद्रोह जून की शुरुआत में ही हो गया था मुजफ्फर वाला, और लास्ट में है बागपत विद्रोह। तो इस हिसाब से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। पढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है और ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। विद्रोह का नाम ये जो दिया था सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और बागपत का, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। सहारनपुर वाला जो था 1857 में हुआ था मई में। यहाँ के गुर्जरों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला था सहारनपुर में। और अलीगढ़ में यहाँ विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। और मुजफ्फरनगर में यहाँ के स्थानीय लोगों और सैनिकों ने मिलकर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। फिर लास्ट में है बागपत का, जून 1857 में। यहाँ के जाट नेता शाहमल ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अंग्रेजों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो इस नेता का नाम भी कभी पूछ सकता है, जाट नेता शाहमल, बागपत में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। 1857 के विद्रोह का स्थान दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्रोह प्रारंभ की तिथि दी हुई है। यह भी यूपीपीएससी मेडिकल ऑफिसर यूनानी 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये, मॉडर्न हिस्ट्री का। तो पहला विद्रोह का नाम दिया हुआ है बैरकपुर। ये तो काफ़ी फेमस है, इसको आप सभी जानते होंगे। 29 मार्च 1857 को हुआ था। तो फर्स्ट का सही है एकदम। मंगल पांडे ने इसी दिन बैरकपुर छावनी में चर्बी से लगे कारतूसों का विरोध किया था। इसमें अपने अधिकारियों पर हमला किया, जिसे विद्रोह की पहली चिंगारी माना जाता है। फिर है मेरठ, इसका डेट जो है 10 मई 1857, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। मेरठ छावनी की पैदल सेना ने खुलेआम विद्रोह कर दिया और अपने साथियों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर कूच किया था 10 मई 1857 को। और फिर तीसरा है झांसी, 10 मार्च 1857, यह गलत दिया हुआ है। ये मार्च में लिखा हुआ है, ये मार्च में नहीं, ये जून में था। कब था? जून में। अगर जून 1857 होता तो ये सही रहता। अब पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो झांसी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। और लास्ट वाला जो लखनऊ है, यह 4 जून 1857 को हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। लखनऊ में बेगम हजरत महल के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत जून के पहले सप्ताह में ही शुरू हो गई थी। तो बाकी के ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी वाला ऑप्शन हमारा 10 मार्च को न शुरू होकर ये जून में हुआ था झांसी में। तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं।
उसको देख लेते हैं। एक तरफ विद्रोह का स्थल, विद्रोह की तिथि और नेतृत्व घटना, मुख्य घटना दिया हुआ है। बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। फिर मेरठ है 10 मई को भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह का व्यापक रूप से शुरू होना। फिर झांसी में जून 1857 में हुआ था रानी लक्ष्मीबाई द्वारा। फिर लखनऊ में 4 जून 1857 बेगम हजरत महल द्वारा। दिल्ली में 11-12 मई 1857 को विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार कर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा स्टेटमेंट है, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 में पूछा हुआ है, मतलब यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू है। तो यूपीपीएससी लेटेस्ट पीवाईक्यू सीरीज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए जो कि लेटेस्ट वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डाले हुए हैं। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। बिहार के आरा जिले के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाई और अंग्रेजों को कई बार कड़ी टक्कर दी थी। तो इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जा रहा है। फिर दूसरा स्टेटमेंट, ये जो लॉर्ड डलहौजी हैं, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मतलब व्यपगत के सिद्धांत के तहत रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी मानने से साफ इनकार कर दिया था। और इसमें लिखा है कि दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखा होगा यहाँ पर, मान्यता नहीं दी थी, उनको इनकार कर दिया था। इस कारण से झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जो 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, तो पहला सही और दूसरा गलत। कहाँ दिया हुआ है? ऐसा कोई नहीं दिया, मतलब केवल एक सही है ऊपर वाला, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, केवल एक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। कुंवर सिंह के बारे में कहा है कि 1857 के विद्रोह में ये संबंधित थे। इन्होंने अपनी उम्र के बावजूद, लगभग 80 वर्ष के हो गए थे ये, विद्रोह का नेतृत्व किया और इन्हें बिहार का शेर भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है बिहार का शेर कुंवर सिंह को कहा जाता है, स्टेटमेंट लिख के दे सकता है, आपको वेरीफाई करना होगा ये सही है या फिर नहीं। फिर अगला है व्यपगत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, मतलब इसी के तहत रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। इस नीति के तहत यदि किसी भारतीय शासक की अपनी कोई संतान नहीं होती तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा मान लिया जाएगा। यह व्यपगत का सिद्धांत कहता था, जिसको लॉर्ड डलहौजी ने इसके तहत झांसी को कब्जा कर लिया था। फिर झांसी का विलय 1854 ईस्वी, डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत का उपयोग करके झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा है, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान फिर विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है इस हिसाब से, क्योंकि लेटेस्ट पीवाईक्यू है। पहला है झांसी, 11 मई 1857 को। तो अभी हमने बात की थी झांसी में मई में नहीं हुआ था, झांसी में जून में हुआ था, जून 1857 में। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जा रहा था। ये क्या है? जून 1857 में। बाकी ये जो बैरकपुर 29 मार्च 1857 ये सही है। लखनऊ 4 जून 1857 भी सही है। मेरठ 10 मई 1857 ये भी सही है। केवल झांसी वाला जो है ये जून में होना चाहिए था, तब सही होता। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है इसका। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। एक तरफ विद्रोह का स्थल दिया हुआ है, दूसरी तरफ विद्रोह की तिथि फिर घटना। इससे पहले भी हालांकि इस पर हम बात कर चुके हैं। बैरकपुर 29 मार्च 1857 मंगल पांडे द्वारा। दिल्ली में 11-12 मई 1857 विद्रोहियों का दिल्ली पर आक्रमण और सम्राट बहादुर शाह जफर को नेता चुनना। फिर है मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह का व्यापक शुरुआत हुई थी मेरठ से। फिर है लखनऊ 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में। लास्ट में झांसी जून 1857 रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह का नेतृत्व करना। तो क्वेश्चन में ये झांसी से रिलेटेड पूछा था। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा है आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसको बच्चा बच्चा जानता होगा कि स्वामी राय दयानंद ने इसका संस्थापक थे, इसकी स्थापना किए थे। तो स्वामी दयानंद कहाँ दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जा रहा है। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी स्टाफ नर्स एमएफ 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब कि यूपीपीएससी का ही लेटेस्ट पीवाईक्यू है ये। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, कब किया था? 1875 ईस्वी में बम्बई, अब इसको मुंबई कहते हैं, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करना और सामाजिक कुरीतियों को दूर करना था।
फिर है बाबा रामचंद्र, ये जो भी दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहे हैं, ये अवध में किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे जो 1920 के दशक के दौरान हुआ था, न कि आर्य समाज के संस्थापक। फिर ये जो स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 ईस्वी में, जो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं पर आधारित था। फिर लास्ट में है स्वामी श्रद्धानंद। इनके बारे में बता दें, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे और आर्य समाज के एक प्रमुख नेता थे, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है इसका, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं। संस्था आंदोलन का नाम दिया हुआ है, संस्थापक का नाम, वर्ष और उसका उद्देश्य क्या था। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। 1875 में स्थापना हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेदों की ओर लौटो और एकेश्वरवाद का समर्थन करना था। फिर है रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1857 ईस्वी में 1897 ईस्वी में इनकी स्थापना की गई थी। समाज सेवा और मानवता की उन्नति का कार्य था इसका मुख्य उद्देश्य। फिर है किसान सभा, बाबा रामचंद्र द्वारा इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। किसानों के हितों की रक्षा और लगान के विरुद्ध इसका मुख्य उद्देश्य था। गुरुकुल कांगड़ी, यह स्वामी श्रद्धानंद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में। पारंपरिक वैदिक शिक्षा का संरक्षण और प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी। यह क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी स्टाफ नर्स यूनानी 2023 वाले एग्जाम में पूछा है। हालांकि वनडे एग्जाम टाइप का ये क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं 1828 में इसकी स्थापना की थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। डेट हालांकि सब भूल जाते हैं, तो डेट है इसकी 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी, जिसके बाद ब्रह्म समाज के नाम से जोड़ा जाने लगा था इसको। बाकी के ईयर भी देख लेते हैं। ये जो 1832 है, यह वर्ष राजा राम मोहन राय के जीवन के अंतिम दौर से संबंधित है, क्योंकि 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनका देहांत हो गया था। कहाँ पे? ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, वहाँ पर इनका देहांत हो गया। फिर है 1830। इस वर्ष राजा राम मोहन राय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए थे, जहाँ उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी 1830 में। 1829 में क्या हुआ था? इस वर्ष राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। कब किया था? 1829 में। सती प्रथा निषेध कानून इसको पारित किया था 1829 में। तो ये था कुछ राजा राम मोहन राय के बारे में। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं। एक तरफ कुछ घटना या संस्था का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम, मतलब उसकी स्थापना किसने की थी, फिर वर्ष, फिर उसका उद्देश्य। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। एकेश्वरवाद का प्रचार करना और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सती प्रथा निषेध कानून, यह राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1829 में लागू हुआ था। कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। फिर है आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय से संबंधित है। 1815 ईस्वी में धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर चर्चा हेतु मंच बनाना गया। फिर है संवाद कौमुदनी, यह भी राजा राम मोहन राय से ही संबंधित है। 1821 का समय था। इस समय इसका मुख्य उद्देश्य बंगाली भाषा में समाचार पत्र के जरिए सामाजिक सुधारों का प्रसार करना था। संवाद कौमुदी का, ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे एक सवाल, इसमें कहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा है, मेडिकल ऑफिसर होम्योपैथी वाले एग्जाम के जीएस में। तो इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। होम्योपैथी वाले पूछ लिया तो फिर अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है, यूपीपीएससी है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, जीएस है। पहला है साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़, इसकी स्थापना हुई थी 1864 ईस्वी में। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। फिर है रहनुमाई मजदयाशनान समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। कब हुई थी? 1851 ईस्वी में। फिर है रामकृष्ण मिशन, इसको तो आप सभी जानते होंगे, 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर लास्ट में द थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1864 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1864 ईस्वी को। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमारा कौन आ रहा है इसमें? रहनुमाई मजदयाशनान समाज 1851। तो सेकंड वाले पॉइंट से कौन शुरू हो रहा है? ए भी, सी भी, डी भी। बी नहीं हो रहा है, बी को हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। इसके बाद कौन है? ये देखिए जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, ये 74 नहीं, 64 नहीं था, ये
1875 था, गलती से लिखा गया। 1864 था साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़। तो इसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ आता है। सेकंड कहाँ दिया हुआ है, मतलब कि सेकंड के बाद फर्स्ट कहाँ दिया हुआ है, ये ए और सी दोनों में दिया हुआ है, डी वाला एलिमिनेट हो जा रहा है। उसके बाद 1875 में द थियोसॉफिकल सोसाइटी आया। और उसके बाद 4314 सी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी ए वाला भी एलिमिनेट हो जा रहा है यहाँ पे। और लास्ट में रामकृष्ण मिशन 1897। तो हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्रम में है, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जा रहा है। इन सब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ जो कि 1864 में स्थापित हुई थी, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी, जिसका उद्देश्य पश्चिमी विज्ञान और साहित्य का अनुवाद करना था। फिर है रहनुमाई मजद यासनान समाज। इसकी स्थापना 1851 ईस्वी में हुई थी। यह पारसी सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना नौरोजी फुरदोंजी और दादा भाई नौरोजी और एस एस बंगाली ने की थी। इतने लोगों का नाम आता है, किनका किनका, फुरदोंजी, दादा भाई नौरोजी और एस एस बंगाली। फिर है रामकृष्ण मिशन 1897, इनके बारे में तो आप सभी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए इसकी स्थापना की थी। कब की थी, 1897 ईस्वी में। फिर लास्ट में द थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कौन किया था, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने न्यूयॉर्क में की थी। तो इसका जगह भी ध्यान रखे रहिएगा, न्यूयॉर्क में, भारत में नहीं। तो ये था, ये डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संस्था का नाम दिया हुआ है, संस्थापक का नाम, वर्ष और उद्देश्य, यही सारी जिसके बारे में भी हमने बात की थी। रहनुमाई मजाद स्नान समाज दादा भाई नौरोजी ने 1851 में पारसी धर्म में सुधार और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किया। फिर साइंटिफिक सोसाइटी, ये सर सैयद अहमद खान ने 1864 में किया, पश्चिम ज्ञान विज्ञान को हिंदी और उर्दू में अनुवादित करने के लिए। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लॉथवस्की द्वारा 1875 में प्राचीन धर्म और दर्शनों का अध्ययन करने के लिए। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 ईस्वी में समाज सेवा करना, शिक्षा और आध्यात्मिक चेतना का विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सहमति की आयु अधिनियम 1891 ईस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह बंबई के एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थे, जिन्होंने इस कानून की वकालत की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। यह क्वेश्चन यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसके बारे में। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है, इसके बारे में बता दें। बंबई के प्रसिद्ध पारसी सुधारक बी.एम. मालाबारी ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली अभियान चलाया था। उन्हीं के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार ने 1891 ईस्वी में सहमति की आयु अधिनियम पारित किया था। इसको इंग्लिश में कहते हैं एज ऑफ कंसल्ट एक्ट 1891, जिसके तहत विवाह के लिए कन्या की न्यूनतम आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। 1891 की बात है। फिर दूसरा कथन कर रहा है, इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली चरमपंथी शाखा ने समर्थन दिया था। ये बात सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? ये जो बाल गंगाधर थे और इनके साथ अन्य कट्टरपंथी रूढ़िवादी नेता थे, इन्होंने इस कानून का तीव्र विरोध किया था। उनका मानना था कि विदेशी सरकार को भारतीय सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, भले ही सुधार का उद्देश्य सही ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है गलत है। क्वेश्चन में पूछा है कथनों पर विचार करें, तो एक सही है और एक गलत है। तो ऐसा कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी देख लेते हैं। सहमति की आयु अधिनियम, इसमें मुख्य नेता का नाम होता है बी.एम. मालाबारी का। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। फिर है सामाजिक सुधारों का विरोध, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। रूढ़िवादियों ने इसे धर्म में हस्तक्षेप मानकर इसका कड़ा विरोध किया था। फिर है ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872, केशव चंद्र सेन द्वारा। इस कानून द्वारा अंतरजातीय विवाह को कानूनी मान्यता मिली और बाल विवाह पर रोक लगी थी, ब्रह्मा मैरिज एक्ट द्वारा। फिर है शारदा एक्ट 1929, हरविलास शारदा द्वारा इसे लाया गया था। इसके तहत विवाह की आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, शारदा एक्ट 1929 द्वारा। इससे पहले 12 वर्ष था, अब यहाँ 14 वर्ष हो गया था शारदा एक्ट में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा कि विपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। दूसरा,
न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया? ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है, आरओ के एग्जाम में, जो कि कैंसिल हो गया था। तो आपको बता दें ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। पहले स्टेटमेंट के बारे में बता दें, विपिन चंद्र पाल जो थे इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में ब्रह्म समाज से गहराई से जुड़े थे और इन्होंने सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी। और दूसरा स्टेटमेंट जो है इसमें विपिन चंद्रपाल जो है इन्होंने राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार के लिए न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका संपादन और प्रकाशन किया था। तो इस हिसाब से दोनों ही ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सही हो जा रहे हैं। पूछा है सही उत्तर चयनित करिए, तो बी वाला ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं। ये वाला हम लोग चयनित कर ले रहे हैं, आयोग ने भी बी को ही सही माना है। यह है इसका डिस्क्रिप्शन। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है। एक तरफ विषय गतिविधि दी हुई, दूसरी तरफ उससे रिलेटेड व्यक्ति का नाम, तीसरी तरफ उससे रिलेटेड फैक्ट दिया हुआ है। पहला है लाल बाल पाल, विपिन चंद्र पाल मुख्य व्यक्ति थे इसमें। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चरमपंथी नेताओं में से एक थे, जिसको गरम दल भी हम लोग कहते हैं। फिर है समाचार पत्र न्यू इंडिया, इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने स्वदेशी और स्वराज के विचारों का प्रचार किया था। फिर है ब्रह्म समाज, विपिन चंद्रपाल इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। ब्रह्म समाज के साथ जुड़कर उन्होंने सामाजिक चेतना जागने का कार्य किया था। फिर है स्वदेशी आंदोलन, विपिन चंद्रपाल द्वारा 1905 के स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने बंगाल में जन जागरण का नेतृत्व किया था। कब किया था? 1905 में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं आगे। इसमें अभिकथन दिया हुआ है और नीचे कारण दिया हुआ है। अभिकथन में कह रहा है कि संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय थे। फिर कारण कह रहा है विधवा जलाने की प्रथा की निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी आरओ प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया था, जो कि बाद में कैंसिल हो गया था एग्जाम। तो यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू बन जा रहा है यह। तो इसमें जो अभिकथन और कारण दिया हुआ है दोनों सही है, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस हिसाब से हमारा ए वाला स्टेटमेंट जो है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ये बिल्कुल सही हो जा रहा है। आइए थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। कब शुरू किया था? 1821 ईस्वी को। और राजा राम मोहन राय ने इस समाचार पत्र का उपयोग सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जनमत तैयार करने और उनकी निंदा करने के लिए किया था। चूंकि संवाद कौमुदी का मुख्य उद्देश्य ही सती प्रथा जैसे सामाजिक सुधारों का समर्थन करना और कुरीतियों पर प्रहार करना था, इसलिए कारण अभिकथन की पूरी तरीके से सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारा ए वाला स्टेटमेंट इस हिसाब से वेरीफाई हो जाता है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक तरफ विशेष संस्था दी हुई है, दूसरी तरफ व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, तीसरी तरफ टाइम, और फिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। संवाद कौमुदी का मुख्य उद्देश्य था सती प्रथा की निंदा और सामाजिक सुधारों का प्रचार करना। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। 1821 में ये सब काम किया गया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम यह राजा राम मोहन राय द्वारा 1829 में लाया गया था, सती प्रथा को कानूनन अपराध घोषित करने के लिए। फिर है ब्रह्म सभा, राजा राम मोहन द्वारा लाया गया था 1828 में। एकेश्वरवाद और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय द्वारा, ये सारे ही राजा राम मोहन राय द्वारा लाए गए थे। इसका टाइम पीरियड था 1815 ईस्वी। इसका मुख्य उद्देश्य था धार्मिक और दार्शनिक मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करना। आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य था। तो कभी भी संवाद कौमुदी, सती प्रथा निषेध, ब्रह्मा सभा और आत्मीय सभा जैसे शब्द आए तो राजा राम मोहन राय को टिक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। कहाँ की थी? लंदन में। और इसका टाइम क्या था? 1866 ईस्वी, 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। फिर है नेशनल इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना मैरी कारपेंटर द्वारा लंदन में 1870 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1870 ईस्वी में नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। फिर है इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना 1872 में की गई थी। कब की गई? 1872 में आनंद मोहन बोस द्वारा लंदन में की गई थी, 1872। फिर लास्ट में है इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1876 में, 1876 ईस्वी में। ये पहले से ही अरेंज दिख रहा है, 66, 70, 72, 76, 1 2 3 4 के क्रम में। तो 1 2 3 के क्रम में कौन सा हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन ही दिख रहा है सामने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जा रहा है। ये क्वेश्चन देखिए यूपीपीएससी प्री 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ है।
मतलब कि यूपीपीएससी का लेटेस्ट पीवाईक्यू है मॉडर्न हिस्ट्री का ये। बढ़ते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, आइए इसको देख लेते हैं। एक तरफ संस्था का नाम दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक का नाम। तीसरा स्थान, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन में की गई थी। फिर नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना मैरी कारपेंटर द्वारा 1870 ईस्वी में लंदन में की गई थी। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस द्वारा 1872 ईस्वी में लंदन में की गई थी। फिर है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस एन बनर्जी द्वारा 1876 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान रखे रहिएगा। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है, पूछा है सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अभिकथन कह रहा है कि बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयास का परिणाम था। इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बता दें, 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी के मध्य में बंगाल में राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था। इस समय के बुद्धिजीवी वर्ग ने महसूस किया कि अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने और जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संगठित मंच की आवश्यकता है। फिर क्या हुआ? जॉर्ज थॉमसन एक ब्रिटिश सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। द्वारिकानाथ टैगोर ने उन्हें भारत की राजनीति परिस्थिति से परिचित कराने और उन्हें एक व्यवस्थित राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के उद्देश्य से भारत आमंत्रित किया था। जॉर्ज थॉमसन के इन्हीं प्रयासों और मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप 20 अप्रैल 1843 को, कब? 20 अप्रैल 1843 को कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के तहत लोगों की दशा में सुधार लाना, राजनीतिक अधिकारों के लिए संवैधानिक मार्ग अपनाना था। तो इसलिए हमारा जो अभिकथन है यह भी सही है, और कारण जो है कि जॉर्ज थॉमसन के को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। मतलब कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये जो है सी वाले ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जा रहा है। ये क्वेश्चन भी यूपीपीएससी का पीवाईक्यू है, ध्यान रख रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। ये डिस्क्रिप्शन है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देख लेते हैं इसको। एक तरफ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका विवरण है। संस्थापक का उद्देश्य, ये देखिए थोड़ा मेंस टाइप का हो गया है। द्वारिकानाथ टैगोर ने जॉर्ज थॉमसन को भारत में राजनीतिक आंदोलन को संगठित करने के लिए इंग्लैंड से बुलाया था। अब सोसाइटी की स्थापना की बात कर ली जाए। जॉर्ज थॉमसन के प्रयास से 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और शुरुआती राजनीति जो थी, इस संस्था का उद्देश्य ब्रिटिश शासन में सुधार और संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक अधिकारों की मांग करना था। आगे चलकर 1851 में इसे लैंड होल्डर सोसाइटी के साथ मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था। कब? 1851 में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन के रिलेटेड। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पूछा है कि वर्ष 1908 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन को किस और नाम से भी जाना जाता है। ये भी वन डे एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है, यूपीपीएससी असिस्टेंट टाउन प्लानर 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। लेटेस्ट पीवाईक्यू हो जा रहा है इस हिसाब से। तो 1908 वाला जो है इसको मेहता कांग्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। देखिए 1907 की बात है। इस समय सूरत अधिवेशन के कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। इसके बाद नरमपंथियों ने 1908 में मद्रास में अधिवेशन बुलाया था। कब? 1908 में अधिवेशन बुलाया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। क्योंकि इस अधिवेशन के आयोजक और संचालन में सर फिरोज शाह मेहता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी थी, इसलिए इसे मेहता कांग्रेस कहा गया। इसका उद्देश्य, इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि कांग्रेस के लिए एक नया संविधान तैयार करना, ताकि भविष्य में सूरत जैसा विभाजन दोबारा न हो और संगठन पर नरमपंथियों का नियंत्रण बना रहे। तो ये था कुछ इसका डिस्क्रिप्शन। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। 1908 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट विश्लेषण है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? 1907 के सूरज विभाजन के बाद कांग्रेस के नरमपंथी गुटों में गहरा मतभेद हो गया। नरमपंथी ने 1908 के मद्रास अधिवेशन के माध्यम से संगठन पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था, जो इसका नामकरण था मेहता कांग्रेस का। इस अधिवेशन के संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बम्बई के कद्दावर नरमपंथी सर फिरोज शाह मेहता का अत्यधिक प्रभाव था। उनकी नीतियों के वर्चस्व के कारण आलोचकों ने इसे व्यंग्य में मेहता कांग्रेस नाम दिया। तो ऐसा ही नाम नहीं पड़ा, ये व्यंग्य में नाम पड़ा था, कांग्रेस मेहता। कांग्रेस का संविधान,
इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि कांग्रेस के लिए एक औपचारिक संविधान का निर्माण था। इसका उद्देश्य संगठन के कामकाज से स्पष्ट नियमों में बांधना था, ताकि सूरत जैसी विभाजनकारी घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। नेतृत्व एवं दिशा। इस सत्र की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, लेकिन वैचारिक और संगठित दिशा तय करने में फिरोज शाह मेहता की भूमिका इतनी निर्णायक थी कि अधिवेशन की पहचान ही उनसे जुड़ गई थी। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह भी यूपीपीएससी प्री 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट पीवाईक्यू है। एक तरफ अभिकथन दिया हुआ है, उसी के नीचे कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों में से अधिकांश को ब्रिटिश राज ईश्वरीय देने लगता था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण लाना था। कारण में कह रहा है उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो देखिए, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों, जिन्हें नरमपंथी भी कहते हैं, इनका मानना था कि ब्रिटिश शासक भारत में एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। वे ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत को मध्ययुगीन जड़ता से बाहर निकालकर आधुनिक बनाना था। क्या बनाना था? आधुनिक बनाना था। शिक्षा का प्रसार करना और प्रशासनिक सुधार करना। वे ब्रिटिश राज्य को भारत के लिए ईश्वरीय देन मानते थे। पर उनकी शिकायत भी थी कि जो ब्रिटिश मूल्य मतलब स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून का शासन, ये सब ब्रिटिश मूल्य थे। इन सबको ब्रिटेन में मौजूद हैं। ये सारे ही तत्व जो मूल्य हैं, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून, इन सब का शासन ब्रिटेन में तो मौजूद है, लेकिन इन्हें भारत में लागू नहीं किया गया। इसी कारण से वे ब्रिटिश नीतियों को अन ब्रिटिश कहते थे, जिसका अर्थ था कि ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है और यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर रहा है। तो इस बात की शिकायत थी नरमपंथियों को। नहीं तो ये लोग तो भगवान मान रहे थे उन लोगों को। ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहा था, मतलब कारण में उनकी शिकायत केवल भारत में अन्य ब्रिटिश राज के खिलाफ थी। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, और व्याख्या भी सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के वैचारिक आधार। ईश्वरीय देन की अवधारणा क्या थी उनकी? नरमपंथी नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए ईश्वरीय वरदान है, जो देश में आधुनिक शिक्षा, रेलवे और कानून का शासन लेकर आया है। अन्य ब्रिटिश राज का अर्थ क्या है? उनकी मुख्य शिकायत यह थी कि ब्रिटिश शासक ब्रिटेन में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हैं, लेकिन भारत में औपनिवेशिक स्वार्थों के कारण उन मूल्यों का दमन कर रहे हैं। फिर है विरोध का वास्तविक स्वरूप क्या था? वे ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें ब्रिटिश शासन के अन्य ब्रिटिश चरित्र को सुधारना था, मतलब कि जो शोषणकारी नीतियां थी उनमें सुधार करना था, उसे उदारवादी बनाना चाहते थे। फिर है राजनीतिक कार्यप्रणाली। अपनी उन्हीं मान्यताओं के कारण वे संवैधानिक तरीकों जैसे प्रार्थना, याचिका और शिष्टमंडलों के माध्यम से सरकार को उनकी गलत नीतियों के प्रति सचेत करने का प्रयास करते थे, मतलब कि शांति से बातचीत करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें एक तरफ गांधी जी के सत्याग्रह के बारे में है, दूसरा उनका वर्ष है, और हमें कूटों का मिलान करना है कौन कब हुआ था। तो इन सबको तो आप जानते ही हैं, हम थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान को उनका जो सत्याग्रह था उससे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का भारत में पहला सफल प्रयोग था यह। इसके तुरंत बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल कर दी है 1918 ईस्वी में। फिर उसके बाद रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह सभा का गठन किया था। अंततः नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। तो ये था इन चारों पॉइंट के बारे में। चंपारण कब हुआ था? 1917 में, फर्स्ट का थर्ड। अहमदाबाद मिल हड़ताल इसके बाद हुआ था 1918 में, अहमदाबाद 1918। ये नमक रह गया बीच में, यह हुआ था 1930 में। अरे नमक सत्याग्रह मतलब वही सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक ही बात है। फिर है रोलेट एक्ट 1919 में। तो ए का 3, बी का 1 किसमें दिया हुआ है? ए का 3, बी का 1, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है। सी का 4, डी का 2। तो हमारा बी वाला ऑप्शन निकल कर सामने आ जा रहा है, बी वाला बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यह था इसका डिस्क्रिप्शन। यहाँ कुछ सत्याग्रह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं। जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, यह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था, जिसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और 3 कठिया प्रथा को समाप्त कराया था। किसे समाप्त कराया था? 3 कठिया प्रथा को। फिर है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 ईस्वी। यह भारत में किया गया पहला भूख हड़ताल था, जो मिल मजदूरों के बोनस और अधिकारों के लिए था।
फिर है रॉलेट सत्याग्रह। यह आंदोलन काला कानून कहे जाने वाले रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था, जिसने भारतीयों को बिना मुकदमे के जेल में डालने का अधिकार दिया हुआ था। फिर है नमक सत्याग्रह। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसने ब्रिटिश अधिकार को चुनौती देते हुए जन आंदोलन का एक नया इतिहास रचा था। तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो यह किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में। देखिए कहीं कहीं इसका उत्तर 1916 भी देखने को मिलता है, लेकिन आयोग ने इसको 1917 ही माना है। इसका बेसिक समझ लेते हैं हम लोग। महात्मा गांधी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, कब लौटे थे? 1915 में जब लौटे थे, तो उसके बाद उन्होंने सबसे पहले अहमदाबाद में कोचरब आश्रम की स्थापना की थी। क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैलने के कारण स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद में ही साबरमती नदी किनारे एक नई जगह चुनी थी। साबरमती आश्रम की स्थापना आधिकारिक रूप से तो 1916 में ही कर दी थी, और 1917 में पूरी तरीके से वहाँ पर स्थानांतरित हो गए। देखा जाए तो 1916 भी एक तरीके से सही है, लेकिन आयोग ने 1917 को ही मान्यता दी है। तो आप देख लीजिएगा जो ठीक लगे आपको। नौकरी तो आयोग को ही देनी है, वो 17 मान रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, यूपीपीएससी स्टाफ नर्स आयुर्वेदा 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। साबरमती आश्रम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। स्थापना और इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और ग्रामीण आत्मनिर्भरता तथा सादगी का जीवन जीना था। आश्रम का नाम यह साबरमती नदी के किनारे स्थित होने के कारण साबरमती आश्रम का लाया, जो गांधी जी की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसकी ऐतिहासिक भूमिका क्या थी? यहीं से गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा नामक सत्याग्रह की शुरुआत की थी, जिसने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया था। मूल नाम साबरमती आश्रम को सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जो गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतीक है। सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का प्रतीक साबरमती आश्रम। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसमें अभिकथन दिया हुआ है, नीचे कारण दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। किसको तैयार किया? गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। फिर कारण में कहा है, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी आरओ 2023 वाले एग्जाम में पूछा हुआ था, जो कैंसिल हो गया। देखिए इसका थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्षों तक प्रवासी भारतीयों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। कितना समय तक? लगभग 21 साल तक। वहां उन्होंने नस्ल भेद और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। इसी दौरान उन्होंने न केवल अपना राजनीतिक दर्शन विकसित किया, बल्कि यह भी अनुभव किया कि भारतीय समुदाय यदि सही नेतृत्व मिल जाए तो अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर संघर्ष करने और बड़े से बड़ा बलिदान देने में सक्षम है। यदि अनुभव उनकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व की आधारशिला बनी थी। ये जो उनका पिछला अनुभव था, यही था इनका आधार। तो इस हिसाब से अभिकथन और कारण दोनों सही हो जा रहा है, और जो कारण है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऐसा दिख रहा है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं अफ्रीका अनुभव से संबंधित। सत्याग्रह का विकास कैसे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और जन आंदोलन को अपने अस्त्रों का धार दिया, जो आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता की शक्ति बनी थी। फिर है आत्मविश्वास का निर्माण। यहाँ के प्रवासियों के संघर्ष ने गांधी जी के इस विश्वास को पुख्ता किया कि भारतीय जनता दमन के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है। नेतृत्व क्षमता का परीक्षण। दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाने का अनुभव ही भारत आने पर उन्हें एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने में सहायक हुआ। फिर है जन भागीदारी का महत्व। वहाँ के संघर्षों ने उन्हें सिखाया कि कोई भी बड़ा आंदोलन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें आम जनता की पूरी भागीदारी और बलिदान न शामिल हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो ये आप सभी जानते हैं, अनुशीलन समिति थी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। यह भी यूपीपीएससी प्री 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीएससी द्वारा। यह जो घटना है, यह 23 दिसंबर 1912 को हुई थी। कब हुई थी? 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में।
जब वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर उस समय बम फेंका गया था, जब वह राजधानी परिवर्तित के उपलक्ष्य में प्रवेश कर रहे थे। मतलब जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को चेंज कर रहे थे, उसके उपलक्ष्य में जब प्रवेश कर रहे थे दिल्ली में, उस समय इनके ऊपर बम फेंका गया था। इस हमले का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को भयभीत करना और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रति क्रांतिकारी चेतना को जगाना था। तो ये था क्वेश्चन का बेसिक। बाकी के ऑप्शन को देख लेते हैं। ये वाला क्या कहा कि अखिल भारतीय मजदूर संघ। अखिल भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। यह मुख्य रूप से भारत के मजदूर वर्ग के हितों और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाला संगठन था। फिर दूसरा है युगांतर। यह बंगाल का एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाचार पत्र और संगठन था, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी युगांतर की? 1906 ईस्वी में भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद्र कुमार घोष द्वारा। यह भी क्रांतिकारी विचारधाराओं को बढ़ावा देने में आगे थी। फिर है यूनाइटेड पेट्रोलिक संघ। क्या लिखा है? यूनाइटेड पेट्रोलिक संघ। इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता का विरोध करने और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाने के लिए की गई थी। तो इस हिसाब से हमारा यूनाइटेड पेट्रोलिक संघ की स्थापना 1888। क्वेश्चन में पूछा था वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह था अनुशीलन समिति। तो ये हो गया, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 के बारे में। इसका मुख्य सूत्राधिकार क्या था? इस घटना का योजना रास बिहारी बोस ने बनाई थी, जो बाद में जापान चले गए और इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के गठन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। फिर है क्रांतिकारी भूमिका। बम फेंकने की मुख्य जिम्मेदारी बसंत कुमार विश्वास को सौंपी गई थी, जिन्हें बाद में 1915 में अम्बाला जेल में फांसी दे दी गई थी। वैचारिक संबंध इसका देख लेते हैं। इस घटना का सीधा संबंध अनुशीलन समिति की क्रांतिकारी गतिविधियों से था, जिसने बंगाल के बाहर भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी। इसका क्या प्रभाव पड़ा? इस हमले के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया, जिससे क्रांतिकारी आंदोलन के संगठनात्मक नेतृत्व का पता चला था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईवी रामास्वामी नायकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला कथन है उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। दूसरा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दिया था। यह क्वेश्चन भी यूपीपीएससी 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ है फ्री में। तो आपको बता दें ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये दोनों ही बिल्कुल सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जा रहा है। इसका बेसिक जान लेते हैं। ईवी रामास्वामीकर, जिनको हम पेरियार नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण भारत के एक महान समाज सुधारक और आत्मसम्मान आंदोलन के जनक थे, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी हम लोग कहते हैं। इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। कब? 1920 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इन्होंने न केवल आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि विदेशी कपड़ों की होली जलाने जैसे कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे। इन्होंने 1925 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ दिया था। तो इन्होंने कांग्रेस कब छोड़ा था? 1925 ईस्वी में। इसका मुख्य कारण कांग्रेस के भीतर ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक समानता की मांगों की अनदेखी की गई थी। तो इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। ये इसका डिस्क्रिप्शन है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ईवी रामास्वामी पेरियार से संबंधित। इनका जो राजनीतिक शुरुआत हुआ था, पेरियार ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस के एक प्रतिबद्ध सदस्य के रूप में की थी। कांग्रेस छोड़ने का इनका कारण क्या था? कांग्रेस के एक सम्मेलन में उन्हें निचली जातियों के लिए आरक्षण की मांग की, जिसे स्वीकार न किए जाने पर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। आत्मसम्मान आंदोलन। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने 1925 में ही आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना था। फिर है वैचारिक प्रभाव। वे द्रविड़ विचारधारा को के पुरोधा माने जाते हैं और उन्होंने सामाजिक न्याय, तर्कवाद और समानता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो ये था डिस्क्रिप्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।